माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसे टाइप का बैक्टीरिया है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस डिजीज को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ऐसे ड्रग्स, ऐसे मेडिसिन्स जो इसी ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने का काम करते हैं, ऐसे ही टाइप के ड्रग्स को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स बोला जाता है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को एंटी टीबी ड्रग्स भी बोला जाता है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स टोटल 2 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। इसके एग्जांपल है आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके बाद है सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स अगेन 3 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है फ्लोरोक्विनोलोन्स। इसके एग्जांपल है लिवोफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। इसके बाद है इंजेक्टेबल एजेंट्स। इसके एग्जांपल है एमिकैसिन, केनामाइसिन एंड कैप्रियोमाइसिन। इसके बाद है अदर ड्रग्स। इसके एग्जांपल है इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, बेडाक्विलिन एंड डेलामेनिड। सो ये तो था डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से अपना एक्शन दिखाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स work by targeting different parts of the tuberculosis bacteria. Isoniazid and ethambutol inhibits bacterial cell wall synthesis. Rifampicin inhibit RNA synthesis. Pyrazinamide damages the bacterial cell membrane. Streptomycin inhibits protein synthesis by acting on the 30S ribosomal subunit. Together, these drugs kill the bacteria और stop them from growing. जितने भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होते हैं, ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को टारगेट करते हैं एंड अपना एक्शन दिखाते हैं। और इसी एक्शन की वजह से बैक्टीरिया पूरी तरह से किल हो जाता है, या तो बैक्टीरिया का ग्रोथ पूरी तरह से इनहिबिट हो जाता है। आइसोनियाजाइड एंड इथैम्ब्यूटोल इसी बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को पूरी तरह से इनहिबिट कर देते हैं। रिफाम्पिसिन इसी बैक्टीरिया के आरएनए सिंथेसिस को पूरी तरह से इनहिबिट करने का काम करते हैं। पायराजिनामाइड इसी बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, उसको पूरी तरह से डैमेज करने का काम करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन इसी बैक्टीरिया के 30S राइबोसोमल सब यूनिट पर अपना एक्शन दिखाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस पूरी तरह से इनहिबिट हो जाता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम डोजेस ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का नॉर्मल डोज कितना होता है एंड डॉक्टर्स इसको कितने अमाउंट पर प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड का नॉर्मल डोज होता है 300 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए डेली दिन में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन का नॉर्मल डोज होता है 450 मिलीग्राम से लेकर 600 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए डेली दिन में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड का नॉर्मल डोज होता है 1500 मिलीग्राम से लेकर 2000 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए डेली दिन में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है इथैम्ब्यूटोल। इथैम्ब्यूटोल का नॉर्मल डोज होता है 800 मिलीग्राम से लेकर 1200 मिलीग्राम, इसको ओरल रूट के जरिए डेली दिन में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है लिवोफ्लॉक्सासिन। लिवोफ्लॉक्सासिन का नॉर्मल डोज होता है 750 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम, और इसको ओरल रूट के जरिए डेली दिन में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है केनामाइसिन। केनामाइसिन का नॉर्मल डोज होता है 15 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, और इसको इंट्रामस्कुलर रूट के जरिए डेली दिन में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है इथियोनामाइड। इथियोनामाइड का नॉर्मल डोज होता है 500 मिलीग्राम से लेकर 750 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए डेली दिन में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है साइक्लोसेरिन। साइक्लोसेरिन का नॉर्मल डोज होता है 250 मिलीग्राम से लेकर 750 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए दिन में कई बार डिवाइड करके लिया जाता है। इसके बाद है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड का नॉर्मल डोज होता है 8 ग्राम से लेकर 12 ग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए डेली दिन में 2 से 3 बार डिवाइड करके लिया जाता है। इसके बाद है बेडाक्विलिन। बेडाक्विलिन का नॉर्मल डोज होता है 400 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए डेली दिन में एक बार लिया जाता है। लास्ट है डेलामिनिड। इसका नॉर्मल डोज होता है 100 मिलीग्राम, जिसको डेली दिन में 2 बार लिया जाता है। सो ये तो था डोजेस ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम इंडिकेशंस ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का यूजेस क्या क्या है एंड कौन कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन एंड इथैम्ब्यूटोल आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन एंड इथैम्ब्यूटोल का इस्तेमाल ज्यादातर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस।
एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का इस्तेमाल एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। सेकेंड लाइन ड्रग्स लाइक लिवोफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। सेकेंड लाइन ड्रग जैसे कि लिवोफ्लॉक्सासिन एंड मोक्सीफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। बेटाक्विलिन एंड डेलामिनेट आर यूज्ड फॉर रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। बेटाक्विलिन एंड डेलामिनेट का इस्तेमाल रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। सो ये तो था इंडिकेशंस या फिर यूजेस ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे डिजीज होते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिस दौरान एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। सबसे पहला है लीवर डिजीज। अगर किसी पेशेंट को लीवर डिजीज है तो ऐसे कंडीशन में कभी भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है ऑप्टिक न्यूराइटिस। अगर किसी पेशेंट को ऑप्टिक न्यूराइटिस है तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद है प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट हो चुकी है तो ऐसे कंडीशन में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट। अगर किसी पेशेंट का रीनल पूरी तरह से इम्पेयर हो चुका है, यानी कि अगर किसी पेशेंट का किडनी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में इथैम्ब्यूटोल एज वेल एज स्ट्रेप्टोमाइसिन को अवॉइड करना चाहिए। सो ये तो था कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। द ड्रग्स और मेडिसिन्स दैट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शंस आर कॉल्ड एज एंटी फंगल ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स, ऐसे मेडिसिन्स जिनका इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए किया जाता है, ऐसे ही टाइप के ड्रग्स को एंटी फंगल ड्रग्स बोलते हैं। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो एंटी फंगल ड्रग्स टोटल 5 मेन पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है एंटीबायोटिक्स, दूसरा है एंटी मेटाबोलाइट्स, इसके बाद है अजोल्स, इसके बाद है अलाइल अमाइन एंड लास्ट है अदर टॉपिकल एजेंट्स। अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स की, तो एंटीबायोटिक्स अगेन 2 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है पॉलीइन्स, इसके एग्जांपल है एम्फोटेरिसिन बी, नाइस्टेटिन, हमाइसिन, नेटामाइसिन। इसके बाद है हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरिन और इसके एग्जांपल है ग्रिसियोफेल्विन। अगर हम बात करें एंटी मेटाबोलाइट्स की, तो इसके एग्जांपल है फ्लूसाइटोसिन। अगर हम बात करें अजोल्स की, तो अजोल्स अगेन 3 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है इमिडाजोल्स टॉपिकल, इसके एग्जांपल है क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, माइकोनाजोल एंड ऑक्सीकोनाजोल। इसके बाद है इमिडाजोल सिस्टेमिक और इसके एग्जांपल है कीटोकोनाजोल। इसके बाद है ट्राइअजोल सिस्टेमिक और इसके एग्जांपल है फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल। अगर हम बात करें अलाइल अमाइन की, तो इसके एग्जांपल है टर्बिनाफिन। अगर हम बात करें अदर टॉपिकल एजेंट्स की, तो इसके एग्जांपल है टोलनेफ्टेड, अंडेसिलेनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ब्यूटेनाफेन एंड सोडियम थायोसल्फेट। सो ये तो था डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। को आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी फंगल ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से अपना एक्शन दिखाते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स वर्क बाय टारगेटिंग एसेंशियल प्रोसेसेस बाय विच फंगाई गेट किल्स और इट ग्रोथ स्टॉप्स। एम्फोटेरिसिन बी binds to ergosterol and forms spore in the membrane. By this fungi die. Azoles block ergosterol synthesis. By this the growth of fungi inhibits. Terbinafine interfere with ergosterol production. By this fungi die. Griseofulvin stops fungal cell division. Flucytosine inhibits DNA and RNA synthesis. जितने भी एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं, ये एंटी फंगल ड्रग्स फंगाई के डिफरेंट पार्ट्स को टारगेट करते हैं एंड अपना एक्शन दिखाते हैं, जिसकी वजह से फंगाई का डेथ हो जाता है या तो फंगाई का ग्रोथ पूरी तरह से इनिबिट हो जाता है। फंगाई के बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है अर्गोस्टेरॉल, और ये अर्गोस्टेरॉल फंगाई के या फिर फंगस के लाइफ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एम्फोटेरिसिन बी इसी अर्गोस्टेरॉल को जाकर बाइंड हो जाता है और बाइंड होने की वजह से फंगाई के सेल मेम्ब्रेन पे पोर्स हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, और इसी पोर्स की वजह से फंगाई का डेथ हो जाता है। अजोल्स इसी अर्गोस्टेरॉल के सिंथेसिस को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं और ब्लॉक होने की वजह से फंगाई का ग्रोथ पूरी तरह से इनिबिट हो जाता है। टर्बिनाफेन इसी अर्गोस्टेरॉल के प्रोडक्शन को पूरी तरह से इंटरफेयर कर देते हैं और इसी इंटरफेयर होने की वजह से फंगाई का डेथ हो जाता है।
ग्रीसियोफल्विन फंगल के सेल डिवीजन को पूरी तरह से स्टॉप कर देते हैं एंड फ्लूसाइटोसिन फंगस के डीएनए एज वेल एज आरएनए सिंथेसिस को पूरी तरह से इनिबिट कर देते हैं। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शंस या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम डोजेस ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी फंगल ड्रग्स का नॉर्मल डोज कितना होता है एंड डॉक्टर्स इसको कितने अमाउंट में प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी का नॉर्मल डोज होता है 0.5 मिलीग्राम से लेकर 1 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे और इसको इंट्रावेनस रूट के जरिए लिया जाता है। इसके बाद है नाइस्टेटिन। नाइस्टेटिन का नॉर्मल डोज होता है 5 लाख यूनिट टू 10 लाख यूनिट्स और इसको ओरल रूट के जरिए लिया जाता है। इसके बाद है फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल का नॉर्मल डोज होता है 150 मिलीग्राम, जिसको हफ्ते में सिर्फ एक बार लिया जाता है। इसके बाद है इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल का नॉर्मल डोज होता है 100 मिलीग्राम से लेकर 200 मिलीग्राम, जिसको डेली दिन में 2 बार लिया जाता है। इसके बाद है वोरिकोनाजोल। वोरिकोनाजोल का नॉर्मल डोज होता है 200 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए डेली दिन में 2 बार लिया जाता है। इसके बाद है टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन का नॉर्मल डोज होता है 250 मिलीग्राम और इसको ओरल रूट के जरिए डेली दिन में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है ग्रीसियोफल्विन। ग्रीसियोफल्विन का नॉर्मल डोज होता है 500 मिलीग्राम से लेकर 1 ग्राम पर डे और इसको डिवाइड करके दिन में कई बार लिया जाता है। लास्ट है फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन का नॉर्मल डोज होता है 100 मिलीग्राम से लेकर 150 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे और इसको दिन में कई बार डिवाइड करके लिया जाता है। सो ये तो था डोजेस ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम इंडिकेशंस ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी फंगल ड्रग्स का यूजेस क्या क्या है, इसको देख लेते हैं। नाइस्टेटिन, टर्बिनाफिन आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन। सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए नाइस्टेटिन एंड टर्बिनाफिन का इस्तेमाल किया जाता है। एम्फोटेरिसिन बी, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक माइकोसिस। सिस्टमिक माइकोसिस को ठीक करने के लिए एम्फोटेरिसिन बी, फ्लूकोनाजोल एंड इट्राकोनाजोल का इस्तेमाल किया जाता है। वोरिकोनाजोल इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंडिडियासिस एंड एस्परगिलोसिस। कैंडिडियासिस एंड एस्परगिलोसिस को ठीक करने के लिए वोरिकोनाजोल का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीसियोफल्विन एंड टर्बिनाफिन आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डर्मेटोफाइटोसिस एंड रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। डर्मेटोफाइटोसिस एंड रिंगवॉर्म इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ग्रीसियोफल्विन एज वेल एज टर्बिनाफिन का इस्तेमाल किया जाता है। एम्फोटेरिसिन बी विद फ्लूसाइटोसिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस को ठीक करने के लिए एम्फोटेरिसिन के साथ साथ फ्लूसाइटोसिन का इस्तेमाल भी किया जाता है। सो ये तो था इंडिकेशंस या फिर यूजेस ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे डिजीज होते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिस दौरान एंटी फंगल ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एंटी फंगल ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला है लिवर डिजीज। अगर किसी पेशेंट को लिवर डिजीज है तो ऐसे कंडीशन में कीटोकोनाजोल एंड इट्राकोनाजोल को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद है रीनल इम्पेयरमेंट। अगर किसी पेशेंट का रीनल पूरी तरह से इम्पेयर हो चुका है, यानी कि अगर किसी पेशेंट का किडनी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी फंगल ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट है तो ऐसे कंडीशन में ग्रीसियोफल्विन एंड फ्लूकोनाजोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है बोन मैरो सप्रेशन। अगर किसी पेशेंट को बोन मैरो सप्रेशन कंडीशन है तो ऐसे कंडीशन में फ्लूसाइटोसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लास्ट है हार्ट फेलियर। अगर किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर कंडीशन है तो ऐसे टाइम पर इट्राकोनाजोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो ये तो था कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर एंटी फंगल ड्रग चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।